वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग 10वां के ज्योग्राफी भूगोल का यूनिट 1 का यानी इकाई 1 का भारत संसाधन एवं उपयोग में जो हमारा दूसरा और तीसरा चैप्टर है मृदा संसाधन और जल संसाधन दोनों चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग उसको करेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठेंगे और जो भी सॉल्यूशन कराया जाता है आपको इसमें लिखना है। और जो पिछला चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं किए हैं वो सॉल्यूशन करके लाएंगे, वीडियो को उसको देख करके आएंगे अच्छे से और सॉल्यूशन करके लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक मृदा को माना जाता है, कहा जाता है। कौन? मृदा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में एक शब्द आया है, कौन सा? पारितंत्र। ये पारितंत्र है क्या? तो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए सभी जीव जंतु एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। इस निर्भर आधारित तंत्र को ही क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। और ये लौह अयस्क, कोयला, प्लास्टिक ये सभी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी पतली परत है उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा मिट्टी का बात कर रहा है। क्वेश्चन में असंगठित पदार्थ है। असंगठित मतलब कि वैसा पदार्थ जो संगठित ना हो। जैसे अगर हम ईंट को देखें तो वो ईंट क्या है? एक दूसरे से आपस में उसके जो अणु हैं, कण हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं तो वो संगठित हैं। लेकिन मृदा को देखें तो एक दूसरे से क्या रहते हैं? अलग रहते हैं, असंगठित रहते हैं। उसको हम जब कोड़ते हैं तो एक तरह से क्या होता है, जहाँ तहाँ से भी टूटना फूटना शुरू हो जाता है, तो वो असंगठित है। लेकिन ईंट देख लें, पत्थर को देखें तो ये सभी क्या है? संगठित पदार्थ हैं। तो वो क्या होता है? असंगठित पदार्थ होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे जीवित तंत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है अथवा जीवित तंत्र का हिस्सा है? यानी कि वो क्या चीज़ है, वो कौन सा संसाधन है जो बन भी रहा है, समाप्ति भी हो रहा है और आगे बन भी रहा है? तो इसमें जो ये क्या है? मृदा है। मृदा को क्या रखा जाता है? जीवित तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसका निर्माण हो रहा है और क्या हो रहा है? मृत्यु भी हो रहा है, यानी कि खत्म भी हो रहा है, समाप्त भी हो रहा है और बढ़ते भी जा रहा है, निर्माण होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन को देखें तो ये बॉक्साइट ऑप्शन में आया। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? इससे क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा? बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से निर्मित पदार्थ हैं। तो जो चट्टान के टूटने फूटने से और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा या फिर जैविक परिवर्तन से जो पदार्थ निर्मित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इसमें एक क्या है? मैग्नेटाइट अयस्क का नाम आया है। मैग्नेटाइट है क्या? तो ये लोहे का क्या है? एक अयस्क है, लोहे का अयस्क। इसमें मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहे का अयस्क माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा निर्माण के निम्नलिखित में से कौन से कारक नहीं हो सकते? यानी कि मृदा के निर्माण में कौन कारक घटक नहीं हो सकता? यानी कि कौन है जो मृदा के निर्माण के लिए जिम्मेवार नहीं है, मृदा निर्माण में उसका कोई योगदान नहीं है? पहला ऑप्शन है उच्चावच या
धराकृति, धाराकृति नहीं होगा, यहाँ धराकृति होगा। उच्चावच और धराकृति, समय ये भी होगा, उच्चावच तो ये होगा ही होगा, जैविक पदार्थ एवं वनस्पति ये सभी होंगे। यानी कि ए, बी और सी तीनों ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, एक से अधिक सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सही। पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े थे कि क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है चट्टानों के टूटने फूटने, तो यहाँ पर क्या है, चट्टानों के टूटने फूटने हो गया और भौतिक हो गया, यानी कि भौतिक के अंतर्गत क्या, उच्चावच धराकृति, यानी कि ऊंचाई नीचाई को क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। जैविक परिवर्तन यानी कि जैविक पदार्थ और जैविक वनस्पति, तो इससे ही आंसर 4 सही आंसर 5वां का भी निकल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्यूमस किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन में पाए जाते हैं। ह्यूमस किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन में पाए जाते हैं। तो ये ह्यूमस किस में पाया जाता है, ये मृदा में पाया जाता है, मृदा। और मृदा है क्या, जैविक संसाधन है या अजैविक संसाधन है, तो ये मृदा क्या है, अजैविक संसाधन है। तो ये किस में पाया जाएगा, अजैविक संसाधन में पाया जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के उच्चावच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता के कारण यहाँ मुख्यतः कितने प्रकार के मृदा पाई जाती है। तो ये 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। और ये कौन कौन सी मृदा है, पहला हो गया क्या, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। दूसरा क्या हो गया, काली मृदा, काली मृदा। तीसरा लाल एवं पीली मृदा, पीली मृदा। और चौथा क्या हो गया, लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा। पाँचवा मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। छठा क्या हो गया, 6 नंबर में पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। तो ये 6 प्रकार के क्या है, मृदा है जो कहाँ पाया जाता है। तो ये भारत में भौतिक और उच्चावच के दृष्टि से इसको क्या किया गया है, इतने भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हो गया, पहला क्या हो गया जलोढ़ मृदा, दूसरा क्या है काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, और चौथा क्या है लैटेराइट मृदा, और पाँचवा मरुस्थलीय मृदा, और छठा क्या है, तो ये पर्वतीय मृदा है। तो ये 6 प्रकार के मृदा कहाँ भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मृदा के प्रकार नहीं है। वो कौन है जो मृदा का प्रकार नहीं, तो अभी 6 बताए थे, उसमें क्या क्या बताए थे, जलोढ़ मृदा बताए थे, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, लाल एवं पीली मृदा बताए थे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, नीली मृदा है। तो ये मृदा का क्या प्रकार नहीं है, लाल एवं पीली मृदा है लेकिन नीली मृदा नहीं है। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो बिहार में कैसा मृदा पाया जाता है, ये जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जैसे ये भारत का क्या है नक्शा है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे। तो ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। तो बिहार कहाँ, यहाँ पर है बिहार, ये उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली हरियाणा, और यहाँ पंजाब, और ये जो जम्मू कश्मीर राजस्थान का कौन सा, ये उत्तरी क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा किस प्रकार का संसाधन है। प्राकृतिक अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक जैविक संसाधन, प्राकृतिक अनवीकरणीय जैविक संसाधन। तो जो मृदा है
मृदा प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है, नवीकरणीय मतलब कि वह पुनः हम उसको प्राप्त कर सकते हैं समाप्त होने के उपरांत। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन जैविक, प्राकृतिक और जैविक संसाधन लिखा हुआ है। ये मृदा कोई जीव जंतु नहीं है, क्या है ये, क्या बोल सकते हैं इसको, भौतिक संसाधन। अगर ऑप्शन में रहता तो ये भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में विस्तृत रूप से फैली सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः मृदा से निर्मित है। कौन सा मृदा का बात कर रहा है यहाँ पर ये पूछेगा। यह मुख्यतः हिमालय तथा दक्कन के पठार होना चाहिए, यहाँ पर पठार, दक्कन के पठार, दक्कन के पठार के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से किस मृदा का सटीक वर्णन लिखे हुए पंक्ति कर रहा है। यानी कि ये किसके बारे में, कौन सी मृदा के बारे में पूछ रहा है, तो ये किस मृदा के बारे में पूछ रहा है, जलोढ़ मृदा के बारे में पूछ रहा है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है, तो ये भारत का क्या हो गया, दक्कन का पठार हो गया। ये दक्कन का पठार कुछ इस प्रकार से, ऊपर क्या हो गया, ये हिमालय वाला, तो ये बेल्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नदियों के डेल्टा में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मृदा पाया जाता है। नदियों के जो डेल्टा बनते हैं, यानी कि जिधर जिधर नदी का अपवाह तंत्र है वहाँ वहाँ कौन सा मृदा पाया जाएगा, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस प्रकार के जलोढ़ मृदा में कंकड़ एवं, यहाँ बजरी होना चाहिए, बजरी, बाजरे लिखा हुआ है, क्या होगा, बजरी। इस प्रकार के मृदा में बजरी की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस मृदा का वर्णन कर रहा है, तो यह किस मृदा का वर्णन कर रहा है, पुराने जलोढ़ मृदा का वर्णन कर रहा है। और पुराने जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर कहते हैं। ये बांगर में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी है। और खादर क्या है, ये खादर है, और इसको क्या बोला जाता है, मतलब इसमें जो मृत्तिका होता है इसका मात्रा अधिक होता है, मृत्तिका का मात्रा, यानी कि गाद की मात्रा अधिक होता है इसमें, खादर में, जो नवीन जलोढ़ मृदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो यह क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। पुराना को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना होना चाहिए, हाँ चुनाव है, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इनमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। तो ये किस प्रकार के मृदा में होता है, ये जलोढ़ मृदा में होता है। फास्फोरस, पोटास और क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन पदार्थों की, पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया और चूना हो गया, इन सभी पदार्थों की मात्रा जलोढ़ मृदा में अधिक होता है, किंतु नाइट्रोजन एवं जो जैव पदार्थ है इसका क्या रहता है, कमी रहता है। ये काली मृदा है, काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा ये पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ, तो गुजरात हो गया और राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल एवं पीली मृदा, जो भारत का क्या है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर लाल एवं पीली मृदा की क्या है, प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिट्टी का रंग होता है जो इनमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। यह पंक्ति किस प्रकार की मृदा का वर्णन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा
काली मृदा में किस चीज़ का उत्पादन होता है? यहाँ कपास की खेती किया जाता है। कौन सा मृदा में? काली मृदा में। तो ये किसका वर्णन कर रहा है? काली मृदा का कर रहा है। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग काले होता है। कौन सा होता है रंग? काला होता है। किसके कारण? एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। ये इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा भी है। रेगुर मृदा किसको कहते हैं? हम सब काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा कहते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेटर ग्रीक भाषा के शब्द का अर्थ है। ये लेटर शब्द का क्या अर्थ होता है? ईंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, बजरी हो गया, कंकर हो गया, ये किस मृदा में अधिक पाया जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। और जो नवीन मृदा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस प्रकार के मृदा लंबी शुष्क ऋतु यानी कि सूखा ऋतु, कम वर्षा होगा, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ह्यूमस मतलब यानी कि जो मिट्टी का ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह में मिट्टी के बीचों कणों के बीच कितना गैप है, उसमें कितना जैविक पदार्थ है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो कहाँ पर ह्यूमस कम होगा? जहाँ पर वनस्पति ही नहीं रहेगा, यानी वनस्पति नहीं रहेगा तो क्या होगा? वहाँ शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि मरुस्थल का क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? जैसे राजस्थान, सौराष्ट्र हो गया, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। ये कौन सा मृदा के बारे में बात कर रहा है? मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूमि उपयोग का भौतिक कारक क्या है? यानी कि भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो जो आकृति है, जलवायु है, भू आकृति है, मृदा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। और ये सब ये क्या है? मानवीय कारक है, यानी कि जनसंख्या घनत्व हो गया, ये तो मानव का हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, संस्कृति हो गया, परंपरा हो गया, ये सभी मानव के कारक हैं। लेकिन भौतिक के कारक कौन कौन हो गए? ये सभी पहाड़ है, मृदा है, नदी है, झील है, झरने, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक कारक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं? तो मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा शर्त क्या है? वृक्षारोपण है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना क्या है? मृदा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसके अलावा और कुछ सोचा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक भूमि निम्नीकरण के कारण हो सकते हैं? यानी कि जो भूमि का कटाव हो रहा है, भूमि खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, घट रहा है, उसका कारण क्या है? अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। तो ये सभी कारण हैं किसका? मृदा निम्नीकरण के। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पर क्या है? अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। वनोन्मूलन के कारण कहाँ कहाँ हुआ होगा? तो कौन कौन सा एरिया जहाँ पर अधिक वन है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पर वनोन्मूलन मृदा अपरदन के कारण होंगे, निम्नीकरण के कारण होंगे। गहन खेती कहाँ कहाँ होता है? तो जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर गहन खेती होता है। अति पशुचारण, तो ये जहाँ जहाँ मवेशियों की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी मतलब होता क्या है? सोपानी मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है कुछ इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं? सोपान कहते हैं, यानी कि सीढ़ी बोलते हैं। तो
यहाँ पर ये रहा, इतना भाग रहा, तो यहाँ पर कृषि करेगा, यहाँ पर कृषि करेगा, यहाँ कृषि करेगा। तो आप देख रहे होंगे कि क्या एक बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ठीक ना। ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो भारत में कौन कौन सा जगह है, कौन कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या पहाड़ पाए जाते हैं, वहीं पर क्या किया जाएगा, इसका कृषि किया जाएगा। कौन सा, तो सीढ़ी नुमा कृषि। तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन में क्या है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है। तो ये उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए उत्तराखंड में ये प्रचलित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो ये राजस्थान में इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश में क्या है, तो ये यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, ये तो काली मृदा पाया जाता है, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, एंड्रीन है। एंड्रीन के कारण जो मेढक में प्रजनन क्षमता है वो क्या होता है, कम होते रहता है। अच्छा, ऑप्शन में एक क्या है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस की कमी किस मृदा में पाया जाता है, कमी नहीं अधिकता। कौन सा मृदा में अधिकता पाया जाता है, तो ये जलोढ़ मृदा में इसका अधिकता रहता है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। चूना हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। और नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहता है, बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किन किन राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये पंजाब में देखने को मिलता है, ये हरियाणा में देखने को मिलता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है भूमि निम्नीकरण। ऐसे आप सबसे क्या पूछा जाएगा, केवल और केवल पंजाब के बारे में पूछा जाएगा और दूसरा दूसरा स्टेट दिया हुआ रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सही। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। यानी मृदा का कहाँ होना चाहिए, मृदा का अपने स्थान से, यानी कि जो स्थान पर मृदा है एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसको हम क्या कहेंगे, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बैल जो मवेशी है मवेशी के खुर के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूक्षारण कहते हैं। यानी कि भूमि का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। भू संरक्षण क्या होगा, यानी कि भूमि को बचाएगा, उसको संरक्षित करेगा, वहाँ पर जो उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखेगा, वो क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, महासागर जल भंडार का सबसे बड़ा जल संग्राहक केंद्र होते हैं, जिस कारण से इसे संज्ञा दिया गया है। तो ये नीला ग्रह का संज्ञा दिया गया है किसको, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितना प्रतिशत, लगभग 71% क्या है, पानी है, यहाँ पर जल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मृदु जल की मात्रा कितना है। यानी कि जो मीठा जल है, मीठे जल की मात्रा कितना है। तो ये मीठा जल कितना है, केवल और केवल 2.5% है। 71% क्या है, तो ये 71% खारा जल है, जो कहाँ है, महासागरों में स्थित है, सागर एवं महासागर में स्थित है। और ये 96.5% क्या है, कुल जल पृथ्वी पर अगर 100% जल है तो उसमें 96.5% कहाँ स्थित है, महासागरों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध
को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो दोनों कथन है ये दोनों सही है, पहला और दूसरा ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ये पृथ्वी को मान दे तो ऊपर में क्या है, जानता होगा कि बहुत सारा महादेश है। कौन कौन सा, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका का उत्तरी भाग भी आता है, उत्तरी अमेरिका हो गया। ये सभी क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये कम स्थल है जहाँ, जिस कारण से यहाँ पर क्या है, जल ज़्यादा है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व के कुल मृत्यु लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, मृत्यु होगा। विश्व के कुल मृत्यु जल का लगभग 75% किन क्षेत्रों में अवस्थित है, यानी कि 75% मीठा जल कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ कहाँ, तो अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, ग्रीनलैंड हो गया, और जो पर्वत के ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर में स्थित है। और केवल कितना प्रतिशत, 30% जल है वो क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल है, यानी कि भौम जल स्तर है 30%। कहाँ, तो 2.5% में, 2.5% में 75% कहाँ है, ग्लेशियर में है, 30% कहाँ है, भौम जल स्तर है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राणियों में कितना प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है। तो प्राणियों में 65% जल का अंश पाया जाता है। 65 से 99% कहाँ पाया जाता है, तो ये वनस्पति में पाए जाते हैं। 75% कहाँ है, तो ये कौन सा जल, ये यहाँ पर पाया जाता है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, किसमें, तो ये मृत्यु जल में, मृत्यु जल यानी कि मीठे जल का प्रतिशत है। 2.5% कितना टोटल मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। जो जल का प्रतिशत मात्रा है, यहाँ पर आप सबको अच्छा से दिख रहा होगा। टोटल वाटर कितना है, तो ये 100% क्या हो गया, पानी हो गया, जिसमें से 96.5% क्या है, केवल 96.5% जो जल है कहाँ है, ओशियंस में है, यानी महासागरों में है। और उसमें से जो ये महासागर हो गया, तो यहाँ पर कौन सा पानी रहेगा, खारा पानी रहेगा, खारा पानी हो गया। और जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%। और इसमें से 2.5% में से कहाँ, तो ये जो 70% के आसपास है, कहाँ है, ग्लेशियर्स में, और कहाँ है, ये आइस क्यूब्स में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में यहाँ स्थित है। और 30% कहाँ है, तो ग्राउंड लेवल में है, ग्राउंड वाटर है, भौम जल स्तर है। और बाकी जो बच गया कितना, 1.2% ये कहाँ है, तो ये सरफेस वाटर है, यानी कि जो नदी है, झील हो गया, झरना हो गया, बादल हो गया, ये सब के रूप में, इन सभी के रूपों में। और जो ये सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर में से कितना प्रतिशत जो इसको बांटा गया कि जो 70% है वो क्या है, ये ग्राउंड वाटर है, आइस है, ठीक ना, परमाफ्रॉस्ट है। और ये परमाफ्रॉस्ट होता क्या है कि जैसे ये क्या है, भूमि है, ऐसे नहीं, ऐसे आप मान लीजिए ये भूमि है, और भूमि के अंदर बर्फ़ के रूप में क्या रहता है, जो जल जमा रहता है उसको क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये ऊपर से भूमि जमते चला गया, मिट्टी उट्टी गिर गया, ठीक ना, मिट्टी उट्टी चला आया, और नीचे क्या है, ये बर्फ़ के रूप में पानी जमा हुआ, उसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। बाकी 20% लेक हो गया, और बाकी सब इतना प्रतिशत में सभी जो मृत्यु जल है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन को हमको चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए में है, प्राणियों एवं वनस्पतियों की तुलना में अधिक जल मौजूद होते हैं। प्राणियों में वनस्पतियों की तुलना में, यानी कि प्राणी में जो जल है वो क्या है,
कम है किसके अपेक्षा, वनस्पतियों की अपेक्षा। तो ये कथन क्या है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा बी देखते हैं, वनस्पतियों में प्राणियों की तुलना में अधिक जल मौजूद होते हैं। अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक, यहाँ पर लिखा होगा क्या, प्राणियों में वनस्पतियों की तुलना में अधिक जल मौजूद होते हैं। प्राणी में क्या होता, कितना होता है, 65% होता है, और 65 से 99% तक कहाँ होता है, ये वनस्पतियों में होता है। तो वनस्पतियों में ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, तो प्राणियों के अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने बहुउद्देशीय परियोजना, किसने कहा बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है भारत का क्या है, आधुनिक मंदिर है। मानव संसाधन संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है किंतु पेटी भरने के लिए नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम भी क्या बोले थे कि संसाधनों का संरक्षण क्या है, बहुत अधिक जरूरी है, और इस बिना संसाधन संरक्षण के हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये कहाँ है, महानदी पर स्थित है। अब बताओ, जिस व्यक्ति के पास हीरा रहेगा तो वो छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी होगा, वो महा बन जाएगा महानदी। तो ऐसे करके इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, इसका कारण क्या था। तो नर्मदा नदी पहले कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरता है, सबसे पहले आया एमपी मध्य प्रदेश, फिर किधर आता है गुजरात, फिर कहाँ आता है ये महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो ऑप्शन में क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में नर्मदा नदी पर अनेक बहुउद्देशीय परियोजना बनाने का प्रस्ताव था, और जो वहाँ के लोग थे उन लोगों को वहाँ से जब कुछ बनाया जाएगा तो वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा, तो उन लोगों को क्या किया जा रहा था, दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था, जिस कारण से लोगों ने विरोध किया और इस परियोजना को धीरे धीरे कम किया गया, कुछ कुछ जगह बंद भी किया गया। तो ये एक क्या था, एक पर्यावरण आंदोलन था। और ऑप्शन में देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये सब तो कुछ ऐसा ही फालतू है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस व्यक्ति ने जल संकट को परिभाषित किया। तो फाल्कन मार्क के द्वारा क्या किया गया था, जल संकट को परिभाषित किया गया था। इनके अनुसार जल संकट होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर 1000 घन मीटर क्या चाहिए, मतलब कि प्रतिदिन जल चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर क्या चाहिए, जल चाहिए। अगर इससे कम है तो ये क्या है, जल संकट है। इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अल्फ्रेड वेगनर कौन था, तो ये वेगनर ने क्या किया था, प्लेट विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत दिया था। जिम्मरमैन कौन था, ये जिम्मरमैन क्या बोला था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बना करते हैं। जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ कौन था, तो ये एथलेटिक्स थे, खिलाड़ी थे, धावक थे। कहाँ, तो ओलंपिक में, जो पेरिस ओलंपिक हो रहा था कब, 1968 में। 1968 में जो पेरिस ओलंपिक हो रहा था वहाँ इनके साथ क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के द्वारा। तो ये रंग भेद के क्या थे, विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अति जल दोहन के कारण किस तत्व के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है, यानी कि कौन सा तत्व है जिसमें ज़्यादा वृद्धि हो गया है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में अति जल दोहन के कारण किसका वृद्धि हुआ है, आर्सेनिक का वृद्धि हुआ है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संखियाँ बोला जाता है, संखियाँ, संख्या नहीं संखियाँ, ये वाला संखियाँ, संखियाँ इसको कहते हैं। कौन सा, आर्सेनिक। अच्छा, फ्लोराइड का मात्रा कहाँ पर बढ़ा था, तो ये कहाँ,
महाराष्ट्र और राजस्थान में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा था। राजस्थान और कहाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, इसका मात्रा बढ़ा है, फ्लोराइड की मात्रा अति जल दोहन के कारण। और HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये सब क्या है, परवल अम्ल है, ये तो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, जल में अति जल दोहन के कारण ये सब बढ़ कैसे जा रहा है, तो एक एग्जाम्पल से आप समझिए। ये क्या है, बर्तन है, इसमें क्या है, दूध रखा हुआ है। और अगर आप इस दूध को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी है, पानी इस हवा बन करके, बाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ते जाएगा, और जो दूध होगा वो ज़्यादा गाढ़ा होते जाएगा। यानी कि जो दूध है, दूध का संकेंद्रण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पानी में ये सब तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन अति जल दोहन के कारण जल को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल करके उसका उपयोग करने के कारण क्या होता है, ये सभी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो किसका बढ़ा, ये फ्लोराइड का बढ़ा है। आर्सेनिक का कहाँ बढ़ा है, बिहार और पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत सरकार के द्वारा सर्वप्रथम कब जल संकट के निवारण हेतु राष्ट्रीय जल नीति लाया गया, तो ये कब लाया गया था, 1987 में लाया गया था। कब, 1987 में। और इस नियम में क्या किया गया था, 2002 में संशोधन किया गया, प्रथम बार संशोधन किया गया था। किसमें, तो 2002 में। अच्छा, 1972 में क्या हुआ था, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और 1972 में क्या हुआ था, ये चिपको आंदोलन चला था, कहाँ, उत्तराखंड में। और 1973 में क्या हुआ था, ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो भी जल नीति आएगा वो जल नीति क्या करेगा, जल को संरक्षण करेगा, जल को सुरक्षा प्रदान करेगा, जल को बचाने का काम करेगा, जो गंदा जल हो चुका है उसको साफ करेगा और उसका उपयोग करेगा। तो ये सभी क्या रहेगा, जल नीति का उद्देश्य रहेगा। ऑप्शन में है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, तो ये उद्देश्य है उसका। जल को दूषित होने से बचाना, ये भी टारगेट है। दूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना, ये भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये सभी आंसर क्या है, होंगे, सभी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन कौन भूमि जल पुनः पूर्ण पूर्ति का बाधक तत्व है, यानी कि कौन है जो भौम जल को पुनः पूर्ति होने में, पुनः रिचार्ज होने में बाधक है, अड़चन डालता है। भवन निर्माण, शहरीकरण, तो ये होगा। अब बताओ, पक्के सड़क बनाए जा रहे हैं, पक्के घर बनाए जा रहे हैं, तो जो मिट्टी है, जो ये घर है, घर के नीचे से ग्राउंड वाटर यानी कि जो पानी है, जो मिट्टी में सूक्ष्म छिद्र है, उससे नीचे जाएगा पानी, रुक जाएगा, ऊपर में ही रुकेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर तो छत बना हुआ है। और क्या है, रेल मार्ग, सड़क पक्कीकरण, रेल मार्ग, सड़क पक्कीकरण, ये भी कारण होगा। औद्योगिकरण, ये भी कारण होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, तरुण भारत संघ गैर सरकारी संगठन किस राज्य में वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देकर जल संकट को दूर करने में, यहाँ अहम नहीं होगा, अहम होगा, अहम कदम उठा रहा है। तो ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। कौन, तरुण भारत संघ। इसमें एक अग्रणी व्यक्ति कौन है, संदीप पांडे क्या कर रहे हैं, तो ये राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। कहाँ, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व के सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान भारत में किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय में है। कहाँ, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मानसी राव कहते हैं।
इससे पहले क्या था, चेरापूंजी था। इधर क्या होता है, बहुत अधिक वर्षा होता है, 200 सेंटीमीटर से भी क्या ऊपर होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार का 3 प्रमुख नदी परियोजना कौन कौन से हैं? तो सोन, गंडक, कोसी, ये क्या है, बिहार के 3 प्रमुख परियोजना हैं। कौन कौन सा? सोन, गंडक और कोसी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार का सबसे प्राचीन नदी परियोजना कौन सा है? तो ये कौन सा है, सोन नदी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य होता है बाढ़ नियंत्रण, तो बाढ़ नियंत्रण करेगा ही करेगा। मृदा अपरदन को रोकना, ये भी होगा। मत्स्य पालन, जल कृषि, सिंचाई, पर्यटन, विद्युत उत्पादन, ये सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। यहाँ पर एक शब्द है बहुउद्देशीय, एक दो उद्देश्य नहीं, बहुत सारा उद्देश्य का इसे क्या करता है, लाभ लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मिट्टी के कटाव तथा उसके उत्पादकता को बचाना अथवा रोकना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाता है, भू संरक्षण कहलाएगा, भूमि को बचाना कहलाएगा। भू क्षरण क्या हो जाएगा, ये तो इसका उल्टा हो रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 50 है, जल प्रवाह या जल जमाव का उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि इत्यादि करना क्या कहलाता है? तो ये जल संभार प्रबंधन कहलाता है। यानी कि ये कोई जगह है, ये क्या है, ये कोई ऐसे जगह है, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे से पानी जम गया। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये छोटा मोटा नहीं, कम से कम बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए, कम से कम 4 एकड़ 5 एकड़ इतना हेक्टेयर में होना चाहिए, 500 बीघा 600 बीघा 300 बीघा इतना के आसपास। तो इस सभी क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, वेटलैंड कहा जाता है, आर्द्र भूमि जिसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा, कृषि वानिकी, यानी कि क्या होना शुरू हो जाएगा, सिंघाड़ा का खेती करना शुरू कर दिया, सब करना शुरू कर दिया। ये जल कृषि और कृषि वानिकी, जल जमाव उद्यान, ये क्या होता है, यानी कि यहाँ पर क्या बगीचा उगीचा लगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया इसके बीच क्षेत्रों में। तो इसको क्या बोला जाता है, जल संभार प्रबंधन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगला टेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।